दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिलों की नफरतें मिटाकर दिलों में मोहब्बत पैदा करना है। मेरा संबंध सिख खानदान से था और मैं बॉर्डर के करीबी कस्बे में ही रहता था। मैंने बॉर्डर पर ही नौकरी भी कर ली थी। मेरी नौकरी लग चुकी थी और मेरे अफसर मुझसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। कहने लगे, जानते हो ना इस बात को कि हमारे जानी दुश्मन है वो, अगर वहां से कोई भी टेढ़ी आंख से देख ले तो क्या करोगे उसका। मैंने कहा, पंजाब का पुत्र हूँ जी, दुश्मन की आंखें निकाल कर गोटियां खेल के दिखा दूंगा आपको। आप टेंशन ना लें जी, सिख साहब अपनी जान पर खेल जाएगा पर दुश्मन को मैली आंख से देखने नहीं देगा। नया नया जोश था और जज्बात भी बड़े थे क्योंकि नई नई ट्रेनिंग लेकर आया था। खैर, बॉर्डर के पार भी बैठने वाले शेर का जिगर रखते थे और हमने भी अपने सीने तानने सीख लिए थे। हम फौजियों की जिंदगी बॉर्डर से शुरू होकर बॉर्डर पर ही खत्म हो जाती थी। जान हथेली पर रखकर अपने देश की सुरक्षा अपने घर वालों की तरह करते हैं। किसी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। सामने पाकिस्तानी फौजियों का भी कुछ यही हाल था। जब हम लोगों की नजरों का टकराव होता था तो आंखों ही आंखों में फाड़ खाने वाले और चीर देने वाले संदेश हम आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पहुंचा देते थे। मेरी रात की ड्यूटी थी और मैं अभी नींद से चूर था। काफी देर तो जागता रहा, लेकिन फिर वही कुर्सी पर बैठे बैठे सोने लगा कि तभी मुझे किसी की पायल की आवाज ने जगाया था। एकदम मैं चौंका था। छन छन की आवाज ने जैसे मुझे चौकन्ना कर दिया था। मैंने इधर उधर देखा, हर तरफ अंधेरे का राज था और सामने पाकिस्तान बॉर्डर था। साइड में झाड़ियां थीं, लोहे की तारें लगी हुई थीं जिनमें करंट की तारों को लपेटा गया था। न कोई यहाँ से वहां जा सकता था, न वहां से कोई यहाँ आ सकता था। इन दिनों पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी ज़्यादा ही चरम पर थी, इसलिए बड़ी सख्ती थी। यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान में आने जाने पर बड़ी सख्ती और पाबंदी थी। लेकिन वो छन छन की आवाज़ ने तो मुझे खड़ा होने पर मजबूर किया था। वो आवाज़ मुझे झाड़ियों की तरफ से आ रही थी, जहाँ पर लोहे की तारें और करंट की तारें लपेटी गई थीं। मुझे हैरत हुई थी, इतनी सख्ती और पाबंदी में कौन था जो पैरों की पायल छनका रहा था। पहला ख्याल मुझे किसी चुड़ैल या आत्मा का आया था कि कहीं कोई आत्मा तो ना हो, क्योंकि इस तरह की हरकतें तो वही करती है। मैंने बड़े बड़े हादसे भी सुन रखे थे, इसलिए अपने कदम उस झनकार से थोड़ा पीछे ही रखे थे। मैंने यही सोचा था कि गुरुजी का नाम लेकर पनाह मांगता हूँ और वापस पलट जाता हूँ, लेकिन सरगोशियों की आवाज़ ने मुझे चौंकाया था। एक लड़की की आवाज़ मेरे कान से टकराई। बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ थी। कह रही थी, राधिका जल्दी कर, तेरे चक्कर में मैं बिन मौत मारी जाऊंगी। ये सुनकर मेरे कदम वहीं पर रुक गए थे। मैंने बड़े आराम से कदम उठाए और उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू किया। मैंने देखा एक लड़का था और दो लड़कियां, लेकिन मेरी जान तो उस वक्त निकली थी जब मैंने उन्हें मिट्टी के अंदर से बाहर आते हुए देखा था। मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। ये कौन सा चोर रास्ता था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ झाड़ियों में छुप गया था। वो दोनों लड़कियां उस मिट्टी से निकलकर अपने कपड़े झाड़ रही थीं। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही थी, तुझे किसने कहा था बॉर्डर पार मोहब्बत की पैंगे डाल। अब जल्दी से दो चार बातें जो तूने करनी है ना, अपने देव से जल्दी से कर ले। मैं यहीं बैठी हूँ। वो लड़की वहीं बैठ गई। काली चादर उसने लपेटी हुई थी, हाथों में चूड़ियां पहने हुए थी और पैरों में पायल थी। दूसरी लड़की उस नौजवान के साथ एक तरफ जा चुकी थी। वो लड़की अपना पांव हिलाने में बिजी थी। फिजा में उसके पायल की झनकार बड़ी ही प्यारी और सुरीली लग रही थी। वैसे तो मुझे उन्हें पकड़ लेना चाहिए था, मेरा यही फर्ज था। अभी मेरी ड्यूटी शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और मेरा ऐसा कारनामा मुझे अपने अफसर की नज़र में बहुत कामयाब कर देता और मुझे बहुत ही सम्मानित भी किया जाता। लेकिन मैं नहीं जानता था क्यों, लेकिन मैं शोर नहीं मचा सका। 15 से 20 मिनट के बाद वो दूसरी लड़की उस पायल वाली लड़की के पास आई और कहने लगी, चल वापस चलते हैं। वो कहने लगी, कब तक तू यूं चोरी चोरी मिलती रहेगी। तुम दोनों का इरादा साफ है, बस बॉर्डर का ही अंतर है। देव से कहना अपने घर वालों से बात करे, पाकिस्तान आकर तेरा रिश्ता मांग ले ताकि मेरी भी जान छूटे। पता है ना तुझे कितना मुश्किल होता है रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलना। मेरे अब्बा वैसे भी मस्जिद के इमाम हैं। जिस दिन मुझे किसी ने बाहर निकलते और यहाँ आते देख लिया ना, तो समझ सीधा मेरा गला दबाकर मार डालेंगे। तेरी मोहब्बत के चक्कर में और तेरी दोस्ती के चक्कर में मैं जरूर कुर्बान हो जाऊंगी। वो लड़की कहने लगी, समीम हमारे धर्म एक हैं, लेकिन तू जानती है ना इंडिया पाकिस्तान में कितनी दुश्मनी चल रही है। सब कुछ बंद कर रखा है और देव के पिताजी कभी भी पाकिस्तान की लड़की को बहू नहीं बनाना चाहते। मैं मानती हूँ धर्म एक है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के खून भी सफ़ेद हैं। पाकिस्तान के नाम की ही माला जपते हैं। हम अपने देश पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। उसकी बात सुनकर समीम कहने लगी,
तो तुझे किसने मशवरा दिया था कि बॉर्डर पार लड़के से मोहब्बत कर ले? इसका अंजाम सिर्फ गोलियां हैं। तुम लोगों को तो चलो मोहब्बत में अमर होने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन मैं किस खाते में जाऊंगी? न दीन की न दुनिया की। तौबा है। देव नामी लड़का कहने लगा, अब तुम लोग जल्दी से इसी सुरंग के जरिए वापस चली जाओ। ये कहकर वो लड़का उन लड़कियों को उस मिट्टी के अंदर जाने का मशवरा दे रहा था, लेकिन इससे पहले वो लोग भाग जाते, मैं फौरन से भागते हुए उनके करीब जाने लगा। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर वो तीनों ही घबरा गए थे। देव ने कहा, जाओ जाओ जल्दी से निकलो, लगता है किसी फौजी को पता चल गया है। ये कहकर वो भी झाड़ियों की एक तरफ गायब हो गया था। एक लड़की तो सुरंग में घुस चुकी थी, लेकिन दूसरी सुरंग में घुसने ही वाली थी कि मैं वहां पहुंच चुका था। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। हल्की हल्की सी रोशनी में आधा चेहरा छुपा हुआ था, पर उसकी आंखें बड़ी ही हसीन थीं। मोटा मोटा काजल लगा हुआ था। उसकी चूड़ियों से भरी कलाई मेरे हाथ में थी। कहने लगी, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ दे। मैंने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं जी? बॉर्डर पार करने की हिम्मत कैसे की? मैंने एक हाथ से उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपने मूंछों को ताव दे रहा था। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ दे वरना तुझे बद्दुआ दे दूंगी, और मेरी बद्दुआ जरूर लगती है, कसम अल्लाह पाक की। उसके कहने का अंदाज, उसकी बातें, उसका भोलापन मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। उसकी आंखों में डर था। पूरी कलाई मेरे हाथों में थी, सुर्खों चूड़ियों से भरी हुई। मैंने उसकी कलाई को थोड़ी और मजबूती से पकड़ा तो कांच की चूड़ियां टूटी थीं, साथ ही उसने एक सिसकारी भरी थी। कहने लगी, जालिम छोड़ मेरी कलाई। मैंने उसकी कलाई फौरन से छोड़ दी। अपना हाथ आजाद पाकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, चल जा, तुझे माफ़ किया। तू भी क्या याद करेगी कि किसी सिंह साहब से पाला पड़ा था। मेरी बात सुनकर उसने बस कुछ ही पल मेरी आंखों में देखा था और फिर दिल में उधम मचाकर रख गई थी। उसकी बादामी आंखों ने तो मेरे दिल पर एक कयामत सी मचा दी थी। बड़ी मोटी मोटी आंखें थीं उसकी। फौरन से उसने अपनी कलाई सहलाई और जल्दी से उसी सुरंग के अंदर घुस गई। मैं मुस्कुराता हुआ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि मामला दिल और मोहब्बत का था, लड़ाई और झगड़े का नहीं था। मैं उन्हें गिरफ्तार करता तो मुझे शाबाशी तो मिल जाती, लेकिन दो मोहब्बत करने वाले जुदा हो जाते और शायद उन्हें गोली भी मार दी जाती। मेरे लिए मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उनके साथ ऐसा जुल्म किया जाता। मैं इतना तो जान गया था कि वो मोटी मोटी खूबसूरत आंखों वाली लड़की का नाम समीम है और वो मुसलमान भी है। उसके साथ आने वाली लड़की का नाम राधिका है और वो देव नामी लड़का। दोनों ही हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और दोनों ही मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन बस डर की वजह से छुप छुप कर मिलते हैं। ये बात वैसे कोई अनहोनी बात न थी। भारत में रहने वाले मुसलमान भी भारत के नाम पर ही जिंदाबाद के नारे लगाते थे। बेशक धर्म में अलग थे, लेकिन देश के नाम पर सबके दिल एक साथ धड़कते हैं, और ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता होगा। वहाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने मुल्क पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। रात भर की ड्यूटी करने के बाद मैं अपने घर चला गया। अम्मा ने देसी घी के पराठे और लस्सी बनाकर रखी हुई थी। खूब पेट भरकर खाना खाया, लस्सी के 2 गिलास भी पिए और आंखों में नींद उतरने लगी थी। सर्दियों की रातें थीं। सर्दियों के मौसम की अभी शुरुआत हुई थी, इसलिए धूप अच्छी लग रही थी। अम्मा कहने लगी, परमिंदर, कमरे में तेरी चारपाई डाल दूं? मैंने कहा, ना अम्मा, बेड़े में ही डाल दे। जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद की तो वो खूबसूरत आंखें मेरी आंखों के सामने आ गईं। एकदम मैंने अपनी आंखें खोली थीं, फिर चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई थी। उस लड़की को सोचना और ख्यालों में उसे देखना अच्छा लगने लगा था। हालांकि मैं जानता था इन बातों का कोई भी मतलब नहीं था। धर्म अलग, देश अलग, मकसद अलग। शायद दोबारा कभी उसको देख भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसे सोचना अच्छा लग रहा था, या यूं कहें कि दिल पर मेरा बस नहीं था, इसलिए दिल मनमानियां कर रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था उस लड़की से मेरी अगली मुलाकात बहुत जल्दी हो जाएगी, और ऐसी होगी कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तो मोहब्बत का मामला समझकर उन लड़कियों को वापस जाने दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की की पायल की झनकार और चूड़ियों की झनकार की आवाज़ मेरे साथियों ने भी सुनी थी। अपनी तरफ उन्हें आकर्षित किया था। मेरे साथी फौरन से उठ गए, कहने लगे, लगता है कोई गड़बड़ है। लेकिन मैं जानता था कि क्या बात है। मैंने कहा, आप इत्थे ही बैठो, चाय शाय पियो, मैं देख लेता हूँ कि उत्थे कौन है। एसएक साहब के होते हुए टेंशन नहीं लेनी आपने। मैंने बात को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे और साथी मुझे अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं थे। फौरन मेरे साथ चल पड़े। वो लड़कियां उसी वक्त सुरंग में वापस जा रही थीं। वो फौजी देखते ही उनकी तरफ भागने लगे। मैं भी उन फौजियों के पीछे भागने लगा। मैंने सोचा था कि वहां जाकर उन्हें समझा दूंगा कि मामला दिल का है,
लेकिन इससे पहले ही वो दोनों लड़कियों को पकड़ चुके थे और उस नौजवान को भी, जिनसे मिलने के लिए वो लड़कियां बॉर्डर पार से एक सुरंग के जरिए आई थीं। मैंने कहा कि साहब जी जाने दो इनको, ये आपस में मोहब्बत करते हैं और इसीलिए मिलते जुलते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे साथी फौजी मुझे घूरने लगे। कहने लगे, ओ पंजाब दे पुत्र, बड़े बड़े दावे किए थे तूने कि मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल दूंगा। अरे तू तो किसी काम का नहीं निकला, मुलाकातें करवाता है। कल को अगर ये लड़कियां बम धमाके और बारूद लेकर यहाँ आ जाएंगी तो क्या तू संभालेगा इस बात को कि पाकिस्तान की हैं? कभी भी गद्दारी कर जाएंगी ये लड़कियां। वो लड़कियां रोए जा रही थीं। कहने लगी, हमें जाने दो, हमारा कोई कसूर नहीं है। वो लड़का भी कहने लगा, जो कुछ करना है मेरे साथ करो, क्योंकि लड़की ही मुझसे मिलने आती है और दूसरी तो इसकी सहेली है, मुसलमान है, वो तो किसी भी गिनती में नहीं आती। इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, जुर्म मैंने किया है, मोहब्बत मैंने की है और हम लोग सिर्फ अपनी मोहब्बत के जज्बे को परवान चढ़ाते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है बम बारूद का तबाही फैलाने का। लेकिन उस लड़के की बात किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे साथी फौजियों ने उस लड़के को बहुत मारा। वो राधिका नाम की लड़की बार बार कह रही थी, मेरे देव को कुछ मत कहो। मैं भी अपने साथियों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। हैरत मुझे उस समय हुई जब उन्होंने उस राधिका नामी लड़की का हाथ छोड़ दिया था। कहने लगे, तू हमारे धर्म की है, तुझे एक मौका देता हूँ, जा इसी सुरंग से वापस लौट जा और दोबारा कभी भूल कर भी मत आना। वो लड़की रोते हुए सुरंग से वापस चली गई थी। वो लड़का भी जा चुका था। बस उस लड़की को पकड़े रखा था जो कि बिल्कुल बेकसूर थी, मासूम थी। मैंने कहा, साहब जी इस लड़की को भी जाने दो। कहने लगे, ऐसे कैसे जाने दें, पाकिस्तान की है ये, और फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी तो देना है जो हम इस लड़की के जरिए देंगे। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? वो फौजी कहने लगा, आज रात तू भी इसके साथ ऐश कर ले, सुबह हम जिस हाल में इसे वापस भेजेंगे ना, पाकिस्तान के बॉर्डर वालों का मुंह देखने लायक होगा। हम उन्हें बताएंगे किसी लड़की ने बॉर्डर पार करने की हिम्मत की थी, इसलिए हमने उसका ये हाल किया है। हम इसे तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कि ये पेट से ना हो जाए। हमारा बच्चा लेकर जाएगी ये यहाँ से और उसके मुंह पर कालक भी मल देंगे ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। ये सुनकर तो वो लड़की यूं थी जैसे काटो तो खून नहीं। अभी भी उसने अपना चेहरा काली चादर से छुपा रखा था, अपनी गोरी कलाई फौजी से छुड़ा रही थी। कहने लगी, मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो लड़की बेकसूर थी और मैं ये जानता था। मैंने फौरन से अपने साथी के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा, कसूर उन दोनों का था, मोहब्बत उन दोनों ने की थी, फिर उनको क्यों जाने दिया? कहने लगा, बस वो लोग हमारे धर्म के थे, इसलिए उनके लिए थोड़ी छूट थी। मैंने कहा, इसे भी जाने दें, ये मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, क्यों, क्या ये तेरे धर्म की है? मैंने कहा, जिस भी धर्म की है पर बेकसूर है, इसे छोड़ो, आइंदा ये भी बॉर्डर पार नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर वो लड़की भी कहने लगी, हाँ मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी, बस मुझे जाने दो। लेकिन वो फौजी नहीं माने। कहने लगे, इसे नहीं जाने देंगे, इसे तो हम ऑफिसर के पास लेकर जाएंगे और एक एक को हक हासिल है पाकिस्तान का माल खाने का। कभी कभी तो हाथ आता है, वो भी इतना खूबसूरत। वो उस लड़की की गोरी कलाई देखकर कहने लगा। मैंने उस फौजी नौजवान का हाथ जोर से पकड़ लिया था, इतनी जोर से कि उसकी पकड़ उस लड़की के हाथ से कमजोर पड़ी थी। उस नौजवान ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, लड़की जाओ, तुम भी वापस चली जाओ। लेकिन और भी फौजी वहां पर मौजूद थे। वो फौरन ही उस लड़की को पकड़ने लगे। कहने लगे, ये नहीं जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ, उस लड़की को जाने दो, क्योंकि ये निर्दोष है। हमारा भारत के फौजी इतने गए गुजरे नहीं कि बेगुनाह से इस तरह का बदला लें। मैं जानता हूँ ये बेकसूर है। जब अपने धर्म को लेकर तुम लोग उस लड़के और लड़की को छोड़ सकते हो तो फिर इस लड़की को क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है। लेकिन वो लोग नहीं माने। हमारे बीच बहस शुरू हो चुकी थी। मैं अकेला ही उन चारों फौजियों को मारने लगा, लेकिन उनमें से एक फौजी ने उस लड़की को पकड़ रखा था, उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ा कि हमारे बड़े ऑफिसर भी आ गए थे। अब बात सबके सामने खुल चुकी थी। अफसर ने भी इस लड़की को देखा। कहने लगे, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे हम जिस हाल में भेजेंगे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, फिर उस लड़की और उस नौजवान को क्यों छोड़ा? अफसर कहने लगे, तुम शोर मचा देते, हमें बुला लेते, हम उसे भी नहीं छोड़ते, लेकिन जो हमारे हाथ आई है उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो अफसर उस लड़की को खेमे में ले गए। लेकिन मैं बहुत परेशान था। मैं नहीं जानता था कि उसके साथ कोई भी ज्यादती हो। मैं नहीं जानता मेरे दिल में उसके लिए कैसे जज्बात थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उस खेमे के अंदर चला गया। उस वक्त तो वो लड़की जमीन पर गिरे रोए जा रही थी।
उसकी चादर भी दूर पड़ी थी। मैंने पहली बार उसका हसीन चेहरा देखा था। उसकी आस्तीनों से कपड़े फटे हुए थे। वो आदमी जो अफसर था अपनी वर्दी उतार रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सामने उसकी पिस्टल पड़ी थी। मैंने वो पिस्टल पकड़ी और उस आदमी के सर पर तान दी। मैंने कहा, हाथ भी मत लगाना इस लड़की को, नहीं तो। उसके बाद मैंने उस लड़की से कहा, ए लड़की, अपनी चादर से खुद को लपेटो और मेरे साथ चलो। तुम्हें वापस सुरंग तक मैं छोड़कर आऊँगा। बेशक मैं सिख हूँ, लेकिन बहन बेटी की इज्जत जानता हूँ। हिंदुस्तान का हर नौजवान ऐसा होता है। मुसलमान लड़की हो या फिर हिंदू, यहाँ सिर्फ इज्जत करने वाले सबकी इज्जत करते हैं। और मेरी गिनती भी ऐसे ही नौजवानों में होती थी। मैं उस लड़की को अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मेरा अफसर कहने लगा, तुम बहुत पछताओगे परमिंदर सिंह। मैंने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपने देश पर पड़ने वाली मैली नज़र को भी पहचानता हूँ और ऐसे लोगों की नज़र को भी पहचानता हूँ जो किसी के ऊपर नाजायज उठती हैं। ये लड़की भी पूरी इज्जत की हकदार है। मैं इसे इसके देश खुद छोड़ने जाऊँगा। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। वो अफसर कहने लगा, तुम क्या समझते हो? तुम इस लड़की को पाकिस्तान छोड़ने जाओगे और वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? पहली बात तो हम ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम गद्दार हो। अगर हमारे हाथों बच भी गए तो पाकिस्तान के सिपाहियों के हाथों मारे जाओगे, बल्कि ये लड़की खुद तुम्हें गोली मरवा देगी। वो लड़की इस वक्त मेरे पीछे छुपी हुई थी, बिल्कुल मेरी कमर पे हाथ लगाए खड़ी थी, सिसकियों से रो रही थी। उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी। उस वक्त मैं ही उसे उसका रक्षक लग रहा था। मैंने कहा, देखा जाएगा जो भी होगा। ये कहकर मैं खेमे से बाहर निकला था। बाहर जो दूसरे फौजी थे वो मुझे देख चुके थे। इससे पहले वो मुझ पर बंदूक तानते मैंने फौजियों के पैरों पर गोलियां चला दी थीं, ताकि मेरे पीछे कोई आ न सके, और उस अफसर के पैरों को भी जख्मी कर चुका था। उस लड़की को लेकर मैं करीबी कस्बे में छुप गया था। अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां तक उन फौजियों की पहुंच थी। 3-4 दिन मैं उसे लेकर अलग अलग जगह पर छुपता रहा। रात को हम लोग जंगल में छुप जाते थे। वो लड़की अब तक चुप थी। उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी, सिवाय एक बात के कि मुझे जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ दो। मैंने कहा, देखो अभी मामला गर्म है, बॉर्डर पर सख्त पहरा है। वो लोग मुझे देखते ही गोली मार देंगे और तुम्हारे साथ जो कुछ करेंगे वो तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए 1 महीने तक तो भूल जाओ कि तुम हिंदुस्तान से बाहर निकल सकती हो। जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा के साथ पाकिस्तान छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरी ही गलती थी, मुझे राधिका की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मैं चाहते हुए भी उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पाया था। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करके उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जानता था मैं जितना ही उससे दूर होने की कोशिश करता था, मेरा दिल उसके नाम पर धड़कने लगा था। कुछ दिन हमने जंगल में लगे फलों को ही उतार कर अपना पेट भरा था। उसके बाद मैं उसे दिल्ली शहर लाने में कामयाब हो गया था। मैंने अपना नाम बदल लिया था। उसे भी कहा था कि वो किसी से कुछ भी ना कहे। मैं दिल्ली में एक स्टोर पर नौकरी कर ली और उस स्टोर के ऊपर एक छोटा सा घर भी हमें मिल गया था। 2 कमरे थे। मैंने उसे अपनी पत्नी कहकर ही सबसे मिलवाया था। वो भी समझती थी कि उसकी सुरक्षा ऐसे ही हो सकती है। मैंने उसे नमाज पढ़ते देखा था, कलाम पाक पढ़ते हुए देखा था। एक दिन कहने लगी, मैं हाफिज कुरान हूँ। बड़ी अच्छी आवाज़ में वो कलाम पाक पढ़ती थी और मैं बड़े ध्यान से सुनता था। खाना बनाती तो उसके हाथ में बड़ा ही स्वाद होता था, पता ही नहीं चलता था। मैं तो 3-4 रोटियां ऐसे ही खा जाता था। अब हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। वो मुझसे बात कर लेती थी और मैं भी उससे बात कर लेता था। पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता कि समय यहीं पर ठहर जाए और हम यूं ही जिंदगी गुजारते रहें। जानता था कि वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी और ना ही मैं उसकी खातिर अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होऊंगा और ना ही वो सिख होगी। मुझे उसके साथ बस ऐसा ही संबंध पसंद था कि वो मेरी नज़रों के सामने रहे, हंसती बोलती रहे, बातें करती रहे। मेरे दिल में कभी भी कोई दूसरी इच्छा जागी ही नहीं थी। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो मुझसे दूरी बनाकर रखती और मैं भी अपनी हदों में रहता था। शायद यही वजह थी कि मेरे दिल में जज्बात बस इतने ही थे कि मैं उसे देखता रहूं और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता रहूं। वो मेरी बहुत इज्जत करती थी, कहती थी, सिख साहब तुझसे ग्रेट हो। मैंने आप जैसा नौजवान जिंदगी में नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बॉर्डर के उस पार कोई ऐसा नौजवान भी रहता है। हमें तो शुरू से बस यही बताया गया है कि वहां पर रहने वाले लोग पाकिस्तानियों को भूखे कुत्तों की तरह दबोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। जब मैं पकड़ी गई थी मुझे लगा था अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा जी चाहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन इस जिल्लत से बच जाऊं जो मेरे लिए उन फौजियों ने तैयार की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे बचा लेगा। वो हर वक्त मेरी एहसान मंद रहती थी।
मैं कहता था अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मेरे भी घर में मेरी बहन है, मेरी बहन की बेटी है, इज्जत का मुझे भी पता है। बस मुझे यही खुशी है कि मैं उसकी नज़र में एक अच्छा स्थान रखता था। 1 महीने के बाद वो कहने लगी, आप कब मुझे पाकिस्तान छोड़ने जाएंगे? मैं उस समय खाना खा रहा था, उसके खाने की तारीफ कर रहा था। जब उसने मुझसे ये बात कही थी, मेरे हाथ से निवाला छूट गया था। मैंने कहा, छोड़ आऊँगा तुम्हें। कहने लगी, बस जल्दी से मुझे छोड़ दो वापस। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में मेरे अब्बा की क्या हालत हुई होगी, लोगों ने तो उनका जीना दूभर कर दिया होगा। ये कहते हुए वो मोटे मोटे आंसू टपकाने लगी थी। मैंने कहा, ना जी ना, रोना मत, आपके आंसू सीधे मेरे दिल पर आकर गिरते हैं जी। ये कहते हुए मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। वो फौरन से पीछे हट गई और अपनी चादर से अपने आंसू पोंछने लगी। मेरा एक फौजी दोस्त अब भी बॉर्डर पर काम करता था, जो मेरे साथ बहुत वफादार था। वो जानता था कि मैं कहाँ हूँ और मैं उससे कांटेक्ट में भी रहता था। उससे पूछता रहता था कि बॉर्डर के क्या हालात हैं। उसने भी मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा और मैं उस लड़की को पाकिस्तान छोड़ दूंगा। उसने एक रात मुझे बॉर्डर पर बुलाया, कहने लगा, आज भारत ने पाकिस्तान में फायरिंग की है, जिससे पाकिस्तानी सिपाही मारे गए हैं, इसलिए जश्न का दौर चल रहा है और मैं उनकी शराब में नशा डाल दूंगा। शराब पीते ही वो लोग तो 2 घंटे के लिए बिल्कुल मदहोश हो जाएंगे। इसी बीच मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा, तुम उस लड़की को छोड़कर आ जाना। मैं उसकी बात मान ली थी और समीम को भी बता दिया था। ये सुनकर वो बहुत खुश थी। कहने लगी, सिंह साहब आप बताओ, आज मैं क्या पकाऊं आपके लिए? मैं आज आपकी मनपसंद चीज़ बनाऊंगी। मैंने कहा, ऐसा करो, कुछ मत बनाओ। वो मुझे हैरानगी से देखने लगी। कहने लगी, बताएं जी। मैंने कहा, सिंह साहब की आदत बिगड़ गई तो आपके जाने के बाद मुझे किसी के हाथ का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात सुनकर वो एकदम चुप सी हो गई थी। मैंने अपनी जेब से 2 कंगन निकाले। मैंने कहा, दोस्ती का एक हक मांगना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो समझ गई थी कि मैं वो कंगन उसे अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। उसने फौरन से अपनी गोरी कलाइयाँ मेरे आगे कर दी। मैंने वो कंगन उसके हाथों में पहना दिए। बड़ी खुश थी। कहने लगी, कभी नहीं उतारूंगी ये कंगन, ये हमारी पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती के नाम पर। उसके बाद मैं एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा पाया था, क्योंकि मेरे दिल की दुनिया उजड़ने वाली थी। वो खुश थी लेकिन मैं खुश नहीं था, लेकिन अपना वादा तो निभाना ही था। आखिर पंजाब का पुत्र जो था, जवान से फिर नहीं सकता था। फिर चाहे दिल पर छुरियां चलती या खंजर, क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन मैं जब बॉर्डर पर गया तो सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार था। शराब पीकर सब भारतीय फौजी ढेर पड़े थे, सिवाय मेरे दोस्त के। हमारे वहां पहुंचते ही उसने जल्दी से बॉर्डर का ताला खोला और कहने लगा, जा फटाफट इस लड़की को इसके बॉर्डर पर छोड़ दे। मैं उस लड़की को पाकिस्तान बॉर्डर के पास ले आया। वो कहने लगी, बॉर्डर पर उसके अब्बा के दोस्त का बेटा है, वो हमारी बात जरूर समझेगा। मुझे बॉर्डर पर छोड़कर आप वापस चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे तो आगे पाकिस्तानी फौजियों ने देखते ही खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। बहुत से फौजी जमा हो गए थे। वो लड़की लोहे की सलाखों वाले गेट के पास पहुंच गई थी। अब्बास अब्बास कहकर किसी को पुकारने लगी। एक लड़का उसके पास आ गया, कहने लगा, समीम तू? कहने लगी, हाँ। बोला, तू कहाँ थी? कहने लगी, मैं इंडिया के बॉर्डर पर गई थी और लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। वो अभी आधी बात ही बोल पाई थी कि दरवाज़ा खुला था। बहुत से फौजी मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया। समीम कहने लगी, इसे छोड़ दो, इसने तो मेरी सुरक्षा की है, मुझे पाकिस्तान छोड़ने आया है, इसे जाने दो। लेकिन उन फौजियों ने मुझे पकड़ा और पाकिस्तान बॉर्डर के दूसरी तरफ ले गए और मुझे मारने लगे। वो रोती हुई उन फौजियों के पास आकर कहने लगी, इसे कुछ मत कहो, इसने तो मेरी इज्जत बचाई है, मेरी जान बचाई है। लेकिन वो समीम की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। कहने लगे, झूठ मत बोल, ये भारत का कमीना है, ये कभी किसी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता। कुछ ही देर में समीम का अब्बा वहां पहुंच गया था। समीम को अपने सामने देखकर वो उसे मारने लगा। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस देश से यहाँ वापस आने की? अरे वहाँ के फौजियों से मुंह काला करवाकर तूने कैसे सोच लिया हम तुझे पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर आने देंगे? मैं अब तक चुपचाप पाकिस्तानी फौजियों के डंडे और घूंसे खा रहा था, लेकिन समीम के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने फौजियों को पीछे हटाया, क्योंकि लड़ना तो मैं भी जानता था। मैं सिर्फ समीम के खातिर मार खा रहा था। फौरन से उसके बाप के पास आ गया। मैंने कहा, आपकी बेटी वैसी ही पवित्र है जैसी आपके घर से निकली थी। भारतीय बुरे नहीं होते। जो नक्शा आपने हमारे लिए अपने दिमाग में खींच रखा है एकदम गलत है। हम इज्जत पर मर मिटने वाले लोग हैं, बस कुछ गलत लोगों की वजह से बदनाम हैं। मैंने आपकी बेटी की अपने घर वालों की तरह हिफाजत की है और पाकिस्तान लेकर आया हूँ,
और ये इस बात का सबूत है कि भारत में रहने वाला हर मर्द बेगैरत नहीं होता। अगर मैं बुरा होता तो आपकी बेटी इस वक्त तक मर चुकी होती और भारत की सरजमी में ही दफन हो गई होती। यहाँ पर मैं इसे छोड़ने ना आता। लेकिन मेरी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, क्योंकि वो भी हमें दुश्मन समझते थे। कहने लगा, हमें पता है भारत का पुराना हथकंडा है कि उनके हाथ पाकिस्तानी औरत लगे और वो उसे छोड़ते नहीं हैं। पता नहीं किस किस से मुंह काला करवाया होगा इसने, ना जाने किसका नाजायज बच्चा अपने पेट में लेकर आई होगी। हमारे लिए ये नापाक हो चुकी है। ये कहकर वो मौलवी कहने लगा कि पाक सरजमी पर मैं अपनी नापाक बेटी का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसे जान से मार डालूंगा, और तुम्हें भी। फौजियों ने मुझ पर बंदूक तान ली थी और वो रोए जा रही थी। मैंने कहा, आपकी बेटी पवित्र है, मेरी बात का भरोसा करो। लेकिन वो मौलवी तो सुनने को तैयार ही न था। मैंने अपने करीब खड़े फौजी को हाथ से पकड़ा, उसका हाथ पूरी तरह से मरोड़ दिया, उसके हाथ में पकड़ी पिस्टल को पकड़ा और सब पर तान दी। मैंने कहा, खबरदार, इस लड़की को किसी ने नुकसान भी पहुंचाया, इस लड़की की खातिर तो मैंने अपने फौजियों से भी बगावत कर ली थी। कैसे मुमकिन है इसे यहाँ मरने दूंगा तुम लोगों के हाथों। मैंने कहा, समीम, चलो मेरे साथ वापस, तुम्हें मैं इज्जत दूंगा। जैसी जिंदगी हमने अब तक गुजारी है बाकी की भी गुजार लेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से कभी भी अलग नहीं करूंगा। बाहे गुरु की सौगंध, तुम्हें पूरी जिंदगी सुरक्षा दूंगा। वो कहने लगी, मेरा जीना मरना यही है अपने मुल्क में। बेशक ये लोग मुझे मार दें, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर कहने लगी, ये बंदूक मुझे दो। मैंने कहा, क्या करोगी? कहने लगी, मुझे दो। मैंने वो बंदूक उसे दे दी। उसने वो बंदूक उन लोगों पर तान दी। कहने लगी, आप चले जाएं। मैंने कहा, समीम, तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी, आपको मेरी कसम है, अगर आपकी नज़र में मेरे लिए जरा सी भी अहमियत है या मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है तो आप वापस चले जाएं। आपको मेरी कसम है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे कैसे पता चला कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? शायद वो मेरी आंखों को पढ़ चुकी थी और आज मुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता दे रही थी। ये मोहब्बत भी अजीब चीज़ होती है। लाख पर्दों में छुपा लो, लाख इसे कैद कर लो, लेकिन ये छुपती नहीं है। मेरी मोहब्बत भी छुपी न रह सकी थी। उसने मेरी मोहब्बत मेरी आंखों से पढ़ ली थी। मैं उसकी बात टाल नहीं सकता था। वापस जाने लगा। मेरा फौजी साथी मुझे पुकार रहा था, कह रहा था, जल्दी से आ जाओ। जब तक मैं इंडिया के बॉर्डर के अंदर नहीं चला गया था, उसने सारे लोगों पर पिस्तौल तान रखी थी, किसी को भी हिलने नहीं दिया था। जब देखा मैं इंडिया के बॉर्डर पर जा चुका हूँ और एकदम सुरक्षित हूँ, उसने वो पिस्टल अपने सर पर रखी और गोली चला दी। ये देखकर मेरी चीख पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर गूंज उठी थी। वो लड़की वहीं गिर गई थी। जानती थी उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने इस रास्ते को अपनाया था। इस हादसे को कई साल गुजर गए हैं। मैंने शादी नहीं की। अब तो मेरे बालों में चांदी भी उतर आई है। अकेला रहता हूँ। माँ बाप ने भी शादी का कहकर अब कहना ही छोड़ दिया है। मुझे लगता है अब भी समीम मेरे ही पास बैठी है, मुझसे बातें करती है, क्योंकि हमारा रिश्ता शायद जिस्मों का नहीं था, रूहों का था, मोहब्बत का था, इश्क का था। ना वो पाकिस्तानियों की सोच बदल सकती थी और ना मैं हिंदुस्तान की, लेकिन मेरे दिल में अब भी समीम की मोहब्बत जिंदा थी और मैं भी उसकी मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी काट रहा था। मुझे पता था वो भी मुझसे मोहब्बत कर बैठी थी। आखिरी टाइम में मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत की चमक देखी थी, लेकिन वो मजबूर थी। अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी और ना ही अपने धर्म को छोड़कर मुझसे शादी कर सकती थी। दोस्तों, कहानी का मकसद यही है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। इसलिए अच्छे के साथ अच्छा रहना सीखें, शायद कि हमारी नफरतें कम हो सकें और विश्वास बढ़ सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता लगे आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।